चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये पढ़िएगा क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट मारिए। पहला क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज फ्लोटिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं ρ2 और ρ1, है ना, और इसमें ρ2 अपना ग्रेटर देन ρ1 है, जिसमें कि आधा वॉल्यूम जो है सॉलिड स्फीयर का ρ1 पे डिप है और आधा वॉल्यूम जो है ρ2 पे। और ये दिया हुआ है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे जो लिक्विड भरी हुई है, ये लिक्विड भरी हुई है h हाइट तक। यहाँ पे ये लिक्विड भरी हुई है h हाइट तक, और यहाँ दूसरी लिक्विड भरी होगी ऑब्वियसली। यहाँ जो लिक्विड भरी है ये दूसरी लिक्विड है जो ρ2 है ना, और यहाँ पे जो ये लिक्विड है ये अपना ρ1 है। ठीक है, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अब यहाँ से ये बोला जा रहा है कि द हाइट ऑफ द अपर लिक्विड कॉलम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड इज h। मतलब ये दो इंटरफेस की, मतलब यहाँ से ρ1 वाली लिक्विड h हाइट तक है, ये भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द अपर लिक्विड, है ना, अपर लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है। तो अपर लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द अपर लिक्विड। तो इस अपर लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है ये आपको निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। तो शायद सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, दो इमिसिबल लिक्विड हैं, और जो पहली लिक्विड है वो इंटरफेस से h हाइट पे है। तो हमें निकालना है कि इस पहली लिक्विड ने इस सॉलिड स्फीयर पे कितना फोर्स लगाया होगा, इस सॉलिड स्फीयर ने कितना फोर्स लगाया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये बात तुम लोगों को समझ में आती है कि हमें मतलब है कि ऊपर वाले ने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो अगर हम इसकी FBD की बात करें, अगर हम इसकी FBD की बात करें, देखो ये था, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर। लिक्विड अपनी h हाइट पर है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका जो कर्व पार्ट पे जो भी इस h हाइट पे ये जो लिक्विड है, कर्व पार्ट पे जो भी ये फोर्स लगा रही होगी, है ना, वो फोर्स जो है पूरे कर्व पार्ट पे अलग अलग होगा। ये बात अलग है कि प्रेशर की वजह से फोर्स है तो वो क्या होगा, रेडियली होगा। ये तो सब लोग समझते हो, प्रेशर की वजह से फोर्स है तो रेडियली होगा, कुछ ऐसा, इस पे ऐसा, है ना, ऐसा। अब इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट Fx होगा और एक कंपोनेंट Fy होगा। इसका भी Fx होगा और इसका भी Fy होगा। तो Fx तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट जो थ्रस्ट मिलेगा हमें, है ना, रिजल्टेंट फोर्स हमें इधर मिलेगा, ऐसा। ठीक है, दूसरा बात, जो ये फ्लैट सरफेस आपको दिख रहा होगा, इस सरफेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे P0 है, नीचे उतर गए ρgh। तो इस पूरे पॉइंट पे प्रेशर आपका जो है, इस पूरे पॉइंट पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है। हम अदर वे से निकालेंगे, डायरेक्ट इस पे नहीं निकाल पाएंगे। निकालने के लिए फिर इंटीग्रेट करना होगा, वो बहुत लंबा मेथड होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहाँ से हर हाइट पे जो प्रेशर है इस पूरे कर्व सरफेस एरिया पे वो वेरिएबल होगा, और वो अलग अलग एंगल में ये अपने पास प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, जिसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट केवल अपना एड ऑन होगा। तो ये डाउनवर्ड हुआ, इसको मैंने कुछ बोल दिया जो हमें निकालना है F। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि इसके वजह से, फ्लैट सरफेस के वजह से यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा F फ्लैट, इसको मैं F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। तो सभी बच्चे ये समझते हैं कि इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट है उसी को बॉयंसी कहते हैं।
तो एक हमारे पास बॉयंसी है ना, बॉयंसी भी आ रही होगी, और ये जो दोनों का रिजल्टेंट है वो बॉयंसी भी आ रही होगी। हमें बॉयंसी तो, नेट बॉयंसी तो दो होंगी क्योंकि दो लिक्विड है, लेकिन हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है ना, नीचे वाले से मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले से मतलब है। तो यहाँ जो हम बॉयंसी लिखेंगे वो एफ बी नेट नहीं लिख रहे हैं, एफ बी वन ड्यू टू लिक्विड वन लिखेंगे। तो ये बॉयंसी हो गया, ये F1 हो गया, ये F2। यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे मेंशन नहीं था, इस वाले में इक्विलिब्रियम है, फ्लोटिंग कंडीशन है, तो वेट के बारे में नहीं दिया हुआ है, वो मासलेस लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम mg की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वर्टिकल अपथ्रस्ट, क्योंकि उसमें m नहीं दिया हुआ है तो हम उसे मासलेस ले रहे हैं। तो FB1 है, F1 है, F2 है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, F2 प्लस FB1 इक्वल टू F1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बॉयंसी है। डिफिनेशन पे जाइए, नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट इज आवर बॉयंसी, सो वी कैन से कि F2 माइनस F1 इज बेसिकली FB1। FB1 क्या है, FB1 अपना क्या है, बॉइंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड वन, ठीक है। हाँ, लिक्विड डिस्प्लेस, वही बॉइंट फोर्स। तो लिक्विड वन की वजह से, मतलब लिक्विड टू का भी बॉइंट फोर्स होगा, ठीक है। तो इसको हमें अपर हाफ पे हमने केवल ये इक्विलिब्रियम किया। चलिए F2 क्या लिखोगे बच्चों, F2 लिखोगे आप P नॉट, ये था, यहाँ नीचे उतर गए रो जी एच, तो प्रेशर हो गया ये, और इस पे जो रेडियस है इसका ये R है, तो प्रेशर फोर्स F2 लिखा जाएगा, प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच, ये पूरा इस पे प्रेशर होगा फ्लैट वाले पे, इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस F1 तो निकालना है। बॉयंसी सभी को आता है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, सॉरी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम वो है 2/3 पाई आर क्यूब, और लिक्विड वन डिस्प्लेस हुआ है तो रो वन इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग F1 निकाल सकते हैं। F1 हमारे पास आ रहा है P नॉट प्लस रो जी एच पाई आर स्क्वायर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब रो वन जी। और ये जो रो मैं लिख रहा हूँ, ये रो क्या है, ये भी रो वन ही है, इसको भी रो वन करिए। तो F1 कुछ कॉमन जा रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर कॉमन जा रहा है। ऑप्शन पे आइए, देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में है। पाई आर स्क्वायर रो वन जी कॉमन दो जगह पे दिख रहा है, बनाओ। हाँ बोलिए। अरे यार, बॉयंसी किसी सरफेस, कर्व या फ्लैट सरफेस का थोड़े होता है। बॉयंसी तो होता है नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट, और नेट वर्टिकल अपथ्रस्ट को आर्किमिडीज ने बताया कि भाई उसकी वैल्यू बराबर होगी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के। तो बॉइंट फोर्स जो है, बॉइंट फोर्स तो एक ही होगा, फोर्स दो होंगे। जैसे इस कर्व पे F2 लगेगा, फ्लैट पे F2 लग रहा है, कर्व पे F1, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट वर्टिकल अपथ्रस्ट है दैट इज बॉयंसी, यही लिखा गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इतनी बेसिक चीज कैसे गड़बड़ा रहे हो भाई। तो यहां पर अपने पास देख लीजिए, जरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर रो वन जी, पाई आर स्क्वायर रो वन जी तो कॉमन नहीं आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ कुछ छूटा है क्या, एक बार देखना जरा। अच्छा, ये पी नॉट को अलग लिखा है क्या इन्होंने, देखना जरा। मुझे लग रहा है पी नॉट को, हाँ ठीक है ठीक है, पी नॉट को अलग लिख दिया है। तो पी नॉट पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन चला जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर रो वन जी, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर रो वन जी कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 2/3 आर। आई थिंक इसी फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा, एच है, ओके।
हाँ एच आएगा ना, ठीक है। तो इसका अपना जो आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट ही हो जाएगा, ए पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत बेसिक बात लगाई गई है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिक डेफिनेशन यूज किया गया और कुछ भी नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा, देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज हेल्ड इनसाइड ए पॉइंट inside at point A on a of a cubical container। कोई एक क्यूबिकल कंटेनर है ना, क्यूबिकल कंटेनर है ऑफ साइड लेंथ L। आपने एक बॉल को यहाँ पे रखा है A पॉइंट पे, और बच्चों जो ये बॉल है इसकी डेंसिटी भी दे रखी हुई है। लिक्विड की डेंसिटी 4 रो है, लिक्विड की डेंसिटी 4 रो है, ठीक है। बॉल की डेंसिटी भी देखिए दे रखी है, रो है। तो बॉल की डेंसिटी रो है, ये है अपना 4 रो, इसकी डेंसिटी रो दे रखी है। डेटा पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए ढंग से दिमाग में। द कंटेनर इज क्लोज एट द टॉप, यहाँ पे ये क्लोज्ड है। नाउ इफ द कंटेनर स्टार्ट्स मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए हॉरिजेंटली, कंटेनर को अब आप एक्सेलरेट करा रहे हो विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए हॉरिजेंटली, एंड द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। और जैसे ही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने इसको एक्सेलरेशन दिया वैसे इस बॉल को यहां से छोड़ दिया, दोनों चीज साथ साथ हो रहा है। द कंटेनर इज क्लोज एट द टॉप। नाउ इफ द कंटेनर स्टार्ट्स मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए हॉरिजेंटली एंड द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली, इस वर्ड को देख रहे हैं आप, ये वर्ड आपको बहुत कुछ बता रहा है कि दोनों एक्टिविटी साथ साथ हो रही है। कंटेनर का एक्सेलरेशन साथ दिया जा रहा है और बॉल को रिलीज भी किया जा रहा है, दोनों को t = 0 पे। देन फॉर द बॉल टू हिट द टॉप ऑफ द कंटेनर एट एंड Q, A = क्या होना चाहिए, मतलब ये जो बॉल है ये Q को हिट कर दे, समझ रहे हैं आप लोग, बॉल जो है Q को हिट कर दे, इसके लिए A की क्या वैल्यू होनी चाहिए। फॉर द बॉल टू हिट द कंटेनर एट Q, ये तो वही है। और फिर बोला है टाइम, मतलब कुल मिला के हमें निकालना है कि Q को हिट करने के लिए ये एक्सेलरेशन क्या हो और टाइम क्या लगेगा Q को हिट करने में। थोड़ा सा बच्चों जल्दी से अपना पेन चलाइए और थोड़ा सा बताइए क्या कर रहे हैं। करिए। प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। dp/dx एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई में भी होगा, लेकिन आप ये बताओ मुझे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको चमक रहा है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी कहानी करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहां पर, और आपको ये भी पता होगा, बहुत बच्चों को केवल वर्टिकल अपथ्रस्ट रोजी लिखते हैं। अगर एक्सेलरेटेड मीडियम है, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो उसका भी एक हॉरिजेंटल अपथ्रस्ट आएगा, है ना। तो इस बात का हमें ध्यान है ना, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हॉरिजेंटल अपथ्रस्ट भी होगा जैसे वर्टिकल अपथ्रस्ट होता है। एक्सेलरेटेड जी के वजह से अगर हमें वी रो जी मिलता है, वैसे ही वी रो ए एक्स भी मिलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। चलिए ट्राई करिए, इतना बता दिया, आंसर बता दीजिए। एफबीडी बनाइए आप लोग, एफबीडी बनाइए इसका वेसल के फॉर्म में, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि अगर इसको हिट करना है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए। भाई ये बात सबको समझ में आ रही क्या, कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए। मतलब ये बॉल का पाथ इस ट्रेजेक्ट्री को, इस लाइन AQ लाइन को फॉलो करेगा। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, कंटेनर के रिस्पेक्ट में। तो इसकी एफबीडी हमें बनानी पड़ेगी, और इसकी एफबीडी जब आप बनाएंगे
तो आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप इसकी एबीडी बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में एक AX होगा, इस डायरेक्शन में एक AY होगा, ये AX और AY आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ से वो एंगल मिल जाएगा। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है आप देख रहे हो कि ये अगर थीटा है, ये अगर अपने पास थीटा है, चलिए मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये सभी को पता चल रहा होगा कि यहां पर ये जो बॉल है, इस बॉल को अगर ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी है इसके रिस्पेक्ट में, तो किस एंगल पे जाना होगा आप सब लोग समझते हो, थीटा एंगल पे। और ये है अपने पास L/2 और ये अपने पास L है, मतलब इस ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा तभी Q को हिट कर पाएगा, है ना। तो tan थीटा तो हमें पता है कि इसको इस एंगल पे जाना पड़ेगा, tan थीटा हो जाएगा 1/2, tan थीटा हो जाएगा 1/2। अब इस बॉल की अगर आप एबीडी बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेसल, तो कौन कौन से फोर्स लगाएंगे वो बताइए आप लोग। एक तो आप सभी को पता है कि यहां पे एक बॉयंसी लग रहा होगा, वर्टिकल अपथ्रस्ट, एक mg लग रहा होगा, और इन दोनों के वजह से जो भी आएगा वो अपने पास एक AY आएगा। आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं तो एक सूडो लगाएंगे, और यहाँ पर एक जैसे वर्टिकल अपथ्रस्ट लगा वैसे ही यहाँ पर अपने पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी थ्रस्ट लगेगा, क्योंकि ग्रेडियंट सभी को पता है dp/dx इज इक्वल टू ρAX, है ना। यहां से जो प्रेशर डिफरेंस आएगा उसके वजह से भी एक फोर्स लगेगा। तो यहां सभी को अब क्लियर हो रहा है कि पहले तो यहां सूडो लगाएंगे। सूडो क्या होगा बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन A इंटू मास ऑफ द बॉडी। ये मास आपको नहीं दिया है, ठीक है, तो इस मास को आप रो इंटू V वॉल्यूम ऑफ द बॉल ले लिया है, बाद में कट जाना चाहिए, V जो है वॉल्यूम ऑफ द बॉल है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा V, है ना, और इसकी डेंसिटी है रो, तो V ρA, ठीक है, और ये mg है तो ये होगा V रो मास हो गया इंटू G, ठीक है। ये सूडो है, दिस इज सूडो, और यहाँ वर्टिकल अपथ्रस्ट क्या होगा, वो होगा 4 रो लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, तो V रो G, और यहाँ क्या होगा 4 रो इंटू, अब यहाँ पे G के जगह पे क्या आ जाएगा, G के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन X डायरेक्शन, जो अपने पास कितना है AX, V रो A G। तो अब आप देखिए क्या आप इन दोनों से, इन दोनों के, अच्छा ये इसको फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे ना, आपको दिख ही रहे हैं फोर्स बैलेंस दिया होगा। कंटेनर के रिस्पेक्ट में इस बॉल के पास जो वेलोसिटी होगी, एक एक्सेलरेशन AX होगा, एक एक्सेलरेशन AY होगा, और इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा हो जाए तभी जाकर ये इसको हिट करेगा, सिंपल बात है। तो ये AX, ये AY, और ये अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ये होगा। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं ये अपने पास AX है बच्चों, ये AY है, AX और AY निकाल लीजिए। AY क्या हो जाएगा, AY अपने पास हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो 4 रो VG माइनस V रो G अपॉन में मास मतलब V रो, तो यहां से अपने पास AY आ जाएगा 3G। AY हमें पता चल चुका है, ठीक है, AY हमें पता चल चुका है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब एक बार आते हैं क्या पूछा गया था। फॉर द बॉल टू हिट द कंटेनर A की वैल्यू पूछी गई है, ओके। तो AX की बात कर लेते हैं। AX अपने पास क्या होगा, वो हो जाएगा 4 रो AG माइनस V रो A अपॉन में
ये भी 3G आ रहा है, कैसे 3A आ रहा है क्या अपॉन में एक मिनट यहाँ देखना जरा, 4 रो यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? ये G क्यों लिख रहा हूँ मैं, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। 4A यहाँ पे पहले V होगा, ठीक है, उसके बाद से 4 रो इंटू A ये होगा ना, तो 4 रो भी A होगा। tan थीटा में AY बाई AX है, वहाँ से भी तो हम लोग AX निकाल सकते हैं, और एक बार वहाँ से AX आ गया, AX A के फॉर्म में पहले लिख ले। AX कितना आ रहा है देखना, 4V रो A, मतलब 3A आ रहा है, ये भी 3A आ रहा है क्या? तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा AY अपॉन AX, जिसको आप लिख सकते हो G अपॉन में A, और tan थीटा और कितना है, हाफ, तो हाफ इक्वल टू G अपॉन में A, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2G। यही आपसे पूछा गया था, है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल है, आपने इससे ये सीखा कि कभी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स डायरेक्शन में भी, तो उसकी बॉयंसी मिस मत करिएगा, है ना। ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वहाँ भी थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। बाकी अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना तो बहुत आसान है कि किस टाइम में इसको जाकर ये हिट कर देगा, ये तो आसान है। क्या करने वाले हो टाइम के लिए? अब टाइम के लिए क्या करोगे भाई? टाइम के लिए आपको पता है इस 2 डायमेंशनल मोशन में वर्टिकल मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम टेकन, है ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। तो टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, L/2 दिस इज द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ AY इंटू टी स्क्वायर, खत्म हो गया। तो टी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा L अपॉन AY, दैट इज T इज इक्वल टू √L अपॉन AY, अपने पास कितना था 3G। तो टाइम जो होगा हिट करने का वो √L अपॉन 3G होगा, और कंटेनर का एक्सेलरेशन A इक्वल टू 2G होगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक JEE एडवांस लेवल पे। कभी भी JEE एडवांस में क्वेश्चन फंडामेंटल पे ही बेस्ड होंगे भाई, मैं हर बार आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं किसी सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जो सॉल्व होते हो आपके फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, भले उसमें आपको सोचना खूब पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ए थिन वॉल्ड हेमिस्फेयर शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। किसी स्मूथ वर्टिकल वॉल से आपने क्या कर रखा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ये थोड़ा लैंग्वेज को समझिए। ए थिन वॉल्ड हेमिस्फेरिकल शेल, एक शेल है हेमिस्फेरिकल, उसको आपने क्या कर रखा है, इस वर्टिकल वॉल के साथ प्रेस कर रखा है, एंड रेडियस r इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल थ्रू ए वेरी स्मॉल अपर्चर एट इट्स टॉप, वाटर ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड। अब जब आपने वॉल और हेमिस्फेयर के बीच में हल्का सा मान लीजिए गैप होगा और पानी उसमें भर रहे हो, ठीक है, जो गैप होगा उसमें से हल्का सा अपर्चर, मतलब पूरा क्लोजली टाइटली नहीं है, पानी जाने का, पानी तो रिसाव कर सकता है ना, तो वो अपने पास होकर आप यहाँ पे पानी भर रहे हो। फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर एट इट्स टॉप ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड कंप्लीटली, ठीक है, मतलब ये वर्टिकल वॉल, ये हेमिस्फेयर, इनके बीच में पानी भर दिया गया। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्वेश्चन आपके पास है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू द शेल फॉर लिक्विड नॉट टू एस्केप फ्रॉम इट। अब यहां से हेमिस्फेयर और वॉल के बीच में जो पानी भरा हुआ है उससे पानी बहे ना, उसके लिए आप हेमिस्फेयर को कितना मिनिमम प्रेस करके रखोगे। इस बात को और फील कराने के लिए मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कोई एक मेम्ब्रेन टाइप की चीज है, कोई प्लास्टिक, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन अगर प्लास्टिक टाइप की चीज है और इसको आपने क्या किया है,
इसमें और वॉल के इन दोनों के बीच में, वॉल और ये जो मेम्ब्रेन प्लास्टिक है इसमें कुछ पानी भरा होगा, ठीक है, उसको लेके तुम प्रेस कर रहे हो कि पानी फिर से नीचे ना जाए जितना पानी है। तो आपको मिनिमम फोर्स क्या अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो हेमिस्फेरिकल सेल्स है पानी नीचे ना गिरे, ठीक है। क्या लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा सोचिए। देखिए पानी नीचे ना गिरे इसका मतलब तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि सर मतलब जो चीज जैसे है वैसे रहे, इसका मतलब सभी लोग समझ रहे हैं कि हमें इसको इक्विलिब्रियम से सोचना चाहिए, इक्विलिब्रियम से हमें इसको सोचना चाहिए। और इक्विलिब्रियम से सोचने का मतलब है कि नेट फोर्स बैलेंस करें, ठीक बात है। तो आप हेमिस्फेयर पे फोर्स लगा रहे हो, हेमिस्फेयर पे फोर्स कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जो आप फोर्स लगाएंगे वो सिस्टम के फोर्स के अपोजिट होना चाहिए। अब क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा कि सर फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में लगेगा क्या, तो आप सभी को ये चमक रहा होगा कि यहाँ पे वेट भी है। इस लिक्विड का वेट है कैपिटल एम जी और इस हेमिस्फेरिकल शेल का वेट है स्मॉल एम। तो इनका एक वेट लग रहा होगा, इसको भी तो बैलेंस करना है। प्लस साथ में अब यहां पर लिक्विड है बच्चों, तो आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर डैम वाला, आप लोगों को सब लोगों को सभी टीचर पढ़ाते हैं कि भाई वर्टिकल अपथ्रस्ट, किसी डैम पे जो वर्टिकल अपथ्रस्ट हम निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डैम के सेंटर ऑफ मास पे आते हैं और वहां के प्रेशर है ना, वहां का जो प्रेशर है सेंटर ऑफ मास पे जो प्रेशर है इनटू एरिया ऑफ द डैम, यही तो करते हो। तो दैट इज बेसिकली योर व्हाट, नेट प्रेशर या नेट थ्रस्ट। तो ये जो अपने पास लिक्विड है ये इस सेल पे भी क्या करेगी, एक थ्रस्ट लगाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, प्लस इन दोनों का वेट होगा। तो अब आपको दो फोर्स मिल रहे हैं। इतना कुछ समझाने के बाद कुछ चमक तो गया ही होगा सभी को कि यहां पर देखो ऐसा है। तो अब आप बोल रहे हो कि इस पे जो लिक्विड है, तो लिक्विड का इस पे जो थ्रस्ट लगेगा वो आप बता सकते हो क्या होगा। अच्छा, जो हम एरिया लेते हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। अगर डैम था, जैसे ये केस आप लोगों ने किया होगा ना सभी ने, कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो नेट डैम पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, अगर ये h हाइट है तो आप इसके h/2 पे आते हो और इनटू द एरिया विच इज परपेंडिकुलर। तो ये एरिया तो इटसेल्फ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ F थ्रस्ट आप बता देते हो, ये L है और ये H है, तो एरिया होगा L इंटू H और रो जी h/2, है ना, याद होगा सभी को। इसी चीज को आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा इस पर जो लग रहा है ना, इस सेल पे जो लग रहा है, इस सेल पे जो ये प्रेशर लगेगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वो एरिया हमारा, रेडियस इसका दिया हुआ है क्या, हेमिस्फेयर दे रखा है, रेडियस r दिया है, तो आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया भी लिख सकते हो, है ना। यहां पर ये लगेगा, कितना होगा ये प्रेशर इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये कितनी डिस्टेंस पर है, r पे। तो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर फोर्स ये हो जाएगा रो जी आर इंटू पाई r स्क्वायर, बोलो भाई। तो यहां पर एक F1 फोर्स लगेगा, ठीक है। और प्लस अब इनका वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान से देखो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड और सेल दोनों का वेट, यहां पर एक लिक्विड का वेट होगा और इस हेमिस्फेरिकल शेल का वेट होगा, हेमिस्फेरिकल शेल का वेट होगा। तो लिक्विड जो यहां पे भर रखा है, ठीक है, तो लिक्विड का वेट है कैपिटल M प्लस स्मॉल m g, ये तो ये हो जाएगा, इसको हम F2 बोल सकते हैं रिजल्टेंट, दिस इज बेसिकली F2। और ये F1 होगा, F1 की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा रो जी आर इंटू पाई r स्क्वायर।
तो बच्चों अब दो सिस्टम फोर्स लग रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट को इसको इनकाउंटर करना है। तो एक यहां पे हमारे पास F2 लग रहा है, F1 लग रहा है, और एक अपने पास F2 लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये होगा, इसी को इनकाउंटर करेगा एक्सटर्नल एजेंट। बोलो भाई। तो ये अपने पास F1, ये F2, तो F एक्सटर्नल एजेंट इसी को बैलेंस करेगा ना। तो F एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा वो आप निकाल सकते हो। अब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 और F2 आपने लिख रखा है। F1 अपने पास है रो जी पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, रो जी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, रो जी पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा m प्लस एम जी m प्लस एम जी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, देखो ऑप्शन किस फॉर्म में दे रहे हैं ये। अच्छा एक मिनट, टोटल मास ऑफ वाटर m, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में दे रहे हैं, तो आपको यहां पे m को रिप्लेस मारना पड़ेगा, m को रिप्लेस मारना पड़ेगा बच्चों। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते। m को ये कह रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये m की वैल्यू दे रहे हैं, आप इसमें पुट कर लीजिए, जरा ऑप्शन क्रॉस चेक करा दीजिए। 2/3 पाई आर क्यूब रो, बट आंसर तो m के टर्म्स में ही दे रहे हैं, फिर 9/4 कैसे आ रहा है? और ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहे। वर्टिकल कंपोनेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स में एक ही ऑप्शन है, वो इस फॉर्म में दिख रहा है। एक बार चेक करिएगा सभी लोग, क्योंकि इधर बाहर तो m आ रहा है, 9/4 कैसे आ रहा है? फिर इन्होंने किसी को हटाया है, फिर हाँ इन्होंने इसको हटाया है। देखो यहां इन्होंने कलाकारी की है, रो जी पाई आर क्यूब को, रो जी पाई आर क्यूब को देखिएगा, कभी कभी ऑप्शन भी इस तरीके से घुमाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होते हुए भी बच्चा परेशान हो। 3m/2 इसको ये लिखा गया है, तो 3m/2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाहर लिया गया, 1 प्लस m बाई, इसने ऑप्शन में भी दिमाग लगा दिया है, ठीक है, m प्लस एम जी स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, m तो बाहर निकल जाएगा, और g देखिएगा, g भी आ रहा है क्या? रो जी पाई आर क्यूब, जी कहां से आएगा? यहां जी तो नहीं होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा ना। भाई तुम लोग भी कुछ बताया करो यार, क्या आप लोग म्यूट हो क्या? अनम्यूट करके कुछ बता दिया करो, ठीक है, साइलेंट मत बैठो भाई, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब रो, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आएगा ना, और जी नहीं आएगा, तो जब आप इसको करेंगे यहां पे, तो यहां पे mg आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो यहां पर अपने पास mg आ जाएगा, 3/2 mg, तो यहां पे भी mg होगा। अब आप कॉमन ले सकते हो, है ना, इनफैक्ट mg को, तो mg आप कॉमन ले सकते हो। आई थिंक ये ऑप्शन आपका देखिए मैच कर रहा है, तो यहां से mg कॉमन हो जाएगा,
और ऑप्शन होगा 9/4 प्लस 1 प्लस m/m का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आ जाएगा F एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है? अच्छा, परमानेंट म्यूट हो गए हो। अच्छा, नहीं, ये तो ऑप्शन देना चाहिए भाई। रिकॉर्डिंग लेक्चर भाई इसके ऐप पे मिलता है। आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? 10वां लेक्चर है ये। तो mg 9/4 √1 प्लस m का होल स्क्वायर, तो यही आपसे पूछा गया था। आइए देखिए आंसर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स इज, ये तो है ही नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज m + mg, हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो इसी के बराबर होगा, ये सही है। डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज गिवन बाय, वो भी आप बता सकते हो। डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स tan थीटा, आइए निकाल लें। tan थीटा जो होगा बच्चों वो क्या होगा, और थीटा कहाँ से बोला गया है वो भी देख लीजिए। वह थीटा इज फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है जब मल्टी करेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जब मल्टी करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो बहुत संभावना है कि गलत हो जाए। तो tan थीटा, बहुत ध्यान से करिएगा मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। tan थीटा जो आप लिखेंगे हॉरिजेंटल से, अगर ये थीटा है तो आप tan थीटा लिखने वाले हैं F2/F1। तो tan थीटा जो आएगा, F2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? F2 की वैल्यू है m + mg, और F1 है ρg पाई r³। और यहाँ से आप ρ पाई r³ को 3/2 mg लिख रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 3/2 mg। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो tan थीटा आता है 2m + m/3। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2m + m/3। तो ये आ जाएगा थीटा, और आई थिंक ये सही है m + m। तो इसके BCD 3 आंसर सही होंगे, है ना। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, अगली बार से बोल दूंगा परमानेंट म्यूट ना। असल में पिछली बार बहुत बच्चे जो है अपना माइक जो है म्यूट नहीं कर रहे थे, क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए कर दिया गया होगा। क्लियर है बच्चों? डी में 2 नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, डी में 2 नहीं है और 2 आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, बी और सी ही होगा। तो बी और सी इसके आंसर हो जाएंगे, बी और सी आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शो कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, द इक्वेशन फॉर द शेप ऑफ कंटेनर इज y = kx²। मतलब ये पैराबोलाइडल शेप है, पैराबोलाइडल शेप है। पैराबोला को जब घुमाओगे, एक पैराबोलिक वायर को जब ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो जो शेप क्रिएट होगा, दैट शेप इज पैराबोलाइडल। तो उस पैराबोलाइडल शेप का एक कंटेनर है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है y = kx⁴ in 2 dimension। देयर इज ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे एक होल दिखता है बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द हाइट ऑफ वाटर लेवल टू रिड्यूस 3/4 फ्रॉम इनिशियल लेवल, ठीक है। तो 3/4 टोटल में से 3/4 खाली होने में जो समय लगता है उसका रेशियो टू द टाइम टेकन फॉर द हाइट ऑफ वाटर लेवल टू रिड्यूस हाफ। मतलब मान लीजिए कि अगर ये h हाइट का है तो 3/4 क्या बोल रहा है, 3/4 खाली बोल रहा है कि बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। देयर इज ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर,
द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द हाइट ऑफ वाटर लेवल टू रिड्यूस टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसका ध्यान नहीं देते हैं। रिड्यूस टू लिखा है, रिड्यूस बाई नहीं लिखा है। रिड्यूस टू लिखा है, रिड्यूस बाई नहीं लिखा है। टू का मतलब ये फाइनल स्टेट दे रहा है, रिड्यूस टू 3/4, मतलब अगर h हाइट होगा तो वो 3h/4 होने में जो टाइम मान लो t1 लगता है, और h से h/2 होने में जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। तो हमें t1/t2 का रेशियो बताना है। हाफ फोर्थ लेवल x, अच्छा x की वैल्यू बताना है, तो मतलब हमें t2 बताना है। अच्छा, रिड्यूस, एक मिनट, लेवल टू द टाइम टेकन फॉर द हाइट ऑफ वाटर लेवल टू रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम 3/4 है। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ है। ये जो टाइम है ये 3h/4 से h/2 होने में जो टाइम लगता है ये x है, तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के हमें फंक्शन बनाना होगा, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने टैंक वाला किया होगा, ठीक है। हाँ, 3/4 से h/2 में पूछा है, बिल्कुल। तो आपने टैंक कंटेनर वाला, सिलेंड्रिकल वाला तो कर रखा है। सिलेंड्रिकल वाले में चैलेंज नहीं होता है, यहाँ पे चैलेंज दिख रहा है कि उसका जो एरिया है वो भी चेंज हो रहा है। सिलेंडर वाले में एरिया πr² फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, है ना। जिसको उस चीज का जिसको आपको उन चीजों का डेरिवेशन क्लियर होगा वो कर सकता है, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं यहां पर आप क्या करोगे, फंक्शन कैसे बनाओगे। आइए, ऐसा है तो आप इसको कुछ x मान सकते हो, इसको y। किसी टाइम में मान लेते हैं कि पानी ड्रेन होते होते यहां तक पहुंच चुका है लेवल, है ना। वाटर लेवल जो है यहां तक पहुंच चुका है ड्रेन होते होते। ऐसे ही तो बनाते थे, जिसको इसका डेरिवेशन क्लियर होगा वही अप्रोच कर पाएगा। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एडवांस के क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी होगी। ये अपने पास कुछ v होगा। अच्छा, ये सभी बच्चों को पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है उसमें हमें जब हम करते हैं तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, √2g। मान लीजिए इस समय का ये वेरिएबल y चेंज होता जाएगा, तो अभी ये y दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh, जिसमें h जो होता है वो ऑरिफिस से सरफेस के बीच की जो हाइट होती है, यही था। तो आप v = √2g कर सकते हैं, और इसका जो रेट होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो v होगा ये कैसे निकालें, क्योंकि इसका जो लेयर देखिए y का कम होना मतलब dy/dt माइनस dy/dt, टाइम के साथ माइनस dy/dt करेंगे तो ये लिक्विड लेयर आपकी जो है डाउन जा रही होगी, तो हमें ये v निकालना होगा। इसके लिए आप कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी, फिर ये वेरिएबल, ये भी तो वेरिएबल है, इसका जो एरिया है इस सरफेस में ये चैलेंज हो गया कि ये भी वेरिएबल है, तो इसको आप x मान लीजिए। तो अब आप लॉ ऑफ कंटिन्यूटी अगर लिखते हैं तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, πx² a1v इक्वल टू स्मॉल a है इसका, ऑरिफिस का एरिया शायद दिया है, नहीं दिया है,
चलिए वो रेशियो लेना है ना तो कट जाएगा, तो ऑरिफिस का एरिया हमने कुछ ए ले लिया हुआ है, स्मॉल ए ले लिया है ऑरिफिस का एरिया, तो स्मॉल ए इंटू वी हो जाएगा √2GY, इसको लिख सकते हैं √2GY। अब आप बोलोगे सर एक तरफ y है एक तरफ x है, दो वेरिएबल है, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इसका लोकस का यूज कर सकते हैं, ये दिया हुआ है आपको, है ना, y = kx⁴, तो y अपने पास दिया हुआ है kx⁴, तो हम इसमें किसको एलिमिनेट करेंगे, x को, x⁴ को हम लिख सकते हैं y/k, है ना, x⁴ को लिख सकते हैं y/k, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो π² x⁴, और इस v को क्या लिख सकते हैं, इसको हम v² लिख सकते हैं, जिसको dy/dt -dy/dt लिख देंगे, अभी v लिख रहे हैं, = a² 2GY। अब आप यहां पे आइए, x⁴ को लिख सकते हैं y/k, तो π² y/k, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, v² = a² 2G, ऑरिफिस का ये एरिया है, तो 2GA² y। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये y और y कैंसिल हो रहा है, y और y कैंसिल हो रहा है, और फाइनली आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है देख लीजिए, v² = 2kGA² मतलब एक कांस्टेंट मिल रहा है, और इसको जब अंडर रूट लेंगे, √2kGA² जो भी ये मिल रहा है ये कांस्टेंट ही तो है, और इसको आप लिखेंगे -dy/dt। तो आपको इस चीज को मैं c लिख देता हूं, कांस्टेंट, बार बार लिखने से बचने के लिए, बस ये dy और dt ही तो इंटीग्रेट होंगे बच्चों, ये dy और dt ही तो इंटीग्रेट होंगे। अब आप यहां से बता सकते हो कि जो आपको लिमिट दी जा रही है, पहली लिमिट दी जा रही थी, मान लीजिए ये कंटेनर पूरा H भरा है, ये भी दिया नहीं है, आप मान लीजिए H भरा है, तो जो भी आपके पास H होगा, आप ध्यान से देखिए जरा, जब t = 0 था तो ये पूरा H था, ठीक है, और आपको पहला टाइम t1 निकालना है, तो कहां तक आ गया था, 3H/4 पे, ठीक है। तो एक तरीके से आपको यहां से मिलता है H - 3H/4 दैट इज इक्वल टू CT1, तो ये आपके पास मिलता है H/4 = CT1। ठीक इसी तरह जब आप दूसरी लिमिट डालेंगे तो -dy, दूसरी लिमिट वो कहां से कहां होगी, ये 3H/4 से रिड्यूस होता है H/2 पे, दिस इज इक्वल टू C, और ये हो जाएगा T2, है ना। दूसरी लिमिट जो डालेंगे 3H/4 से H/4 होता है, तो उसका टाइम हो जाता है अपना T2, इन्हीं का रेशियो चाहिए था, इसलिए मैंने कांस्टेंट लिखा था, ये सब दिया नहीं है बट वो कट जाएगा, रेशियो पूछा है ना। तो यहां देखो क्या लिखोगे, 3H/4 - H/2 = CT2। तो यहां से अब आप दिख रहे हैं कि 8 आ जाएगा, तो H/8, तो CT2 = हम लिख सकते हैं, LCM 4 होगा, अच्छा LCM 4 होगा ना, तो अपने पास H/4 होगा, तो CT2 भी H/4 आ रहा है, CT1 भी H/4 आ रहा है, तो इन दोनों से आप बता सकते हैं कि T1/T2 1 आएगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये चीज़ देख पा रहे हैं आप। ऐसे भी बोल सकते थे कि क्या हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि नहीं वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है,
बट ये तो dt का लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो दोनों का रेशियो 1 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट करके बताइएगा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंटेनर हैविंग लिक्विड इज फिक्स्ड ऑन ए प्लैंक, द टोटल मास ऑफ द प्लैंक कंटेनर एंड वाटर इज m। मतलब कंटेनर जो है प्लैंक पे रखा है, कंटेनर में वाटर है, तो कंटेनर का मास विथ वाटर, प्लैंक का मास, सिलेंडर का मास, सबका मास, टोटल मास ऑफ प्लैंक, कंटेनर एंड वाटर। अच्छा, प्लैंक, कंटेनर और वाटर का मास जो है वो स्मॉल m है, इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ए सिलेंडर ऑफ मास m, सेम मास का एक सिलेंडर भी इस प्लैंक पे आप रख देते हो, इज प्लेस्ड ऑन द प्लैंक एंड गिवन ए वेलोसिटी v, एंड गिवन ए वेलोसिटी v। क्वेश्चन समझ गए सब लोग कि एक प्लैंक है और एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, उसमें पानी है, तो इस कंटेनर का, इस प्लैंक का मास कैपिटल M है, और एक सिलेंडर आपने रख दिया है, उसको आपने v वेलोसिटी दे दिया, और ये जो प्लैंक है वो स्मूथ सरफेस पे है, गिवन ए वेलोसिटी v एज सोन इन द फिगर। आपको क्या बताना है? फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड द प्लैंक if liquid surface makes an angle 30 degree with horizontal when cylinder starts pure rolling। क्वेश्चन को फिर पढ़िएगा यहाँ से यहाँ। क्वेश्चन ये कहता है कि आपने प्लैंक जो रखा है, सॉरी सिलेंडर जो रखा है प्लैंक पे, उसको आपने v वेलोसिटी दे दी। आपको बताना है कि वो म्यू बताइए मिनिमम, जिससे कि अपना ये सिलेंडर कभी प्योर रोलिंग शुरू कर दे, है ना, प्योर रोलिंग शुरू कर दे। कब कर दे? जब ये जो कंटेनर का पानी रखा हुआ है, वो पानी का जो मिनिस्कस है वो कितना एंगल बना ले? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना ले। वो कितना एंगल बना ले? 30 डिग्री एंगल बना ले। समझ गए सब लोग कि हमें वो म्यू चाहिए जिससे कि इस सिलेंडर की प्योर रोलिंग शुरू हो जाए, और वो जब शुरू हो जाती है तो उस सिचुएशन में कंटेनर में जो रखा पानी है उसकी सिचुएशन ये है कि वो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो जा रहा है। सभी बच्चों को पता है ये वाली बात कि कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम है, कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इसमें ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस, ये मिनिस्कस कुछ ऐसा हो जाता है, और ये थीटा होता है और ये ए होता है। ये रिजल्ट सभी को पता होगा आई थिंक, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट वे में थीटा 30 दिया है, तो इनडायरेक्ट वे में आपसे वो एक्सेलरेशन प्लैंक का दे रखा है, प्लैंक का आपको वो एक्सेलरेशन बता रखा है कि प्लैंक किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। तो यही प्लैंक है अपना, और इस पे जो कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर पे कहानी ये है कि इस पे जो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग में बना रहा हूं, जब ये 30 डिग्री हो जा रहा है, ये जब 30 डिग्री हो जा रहा है, तो ये जो अपना वाटर है 30 डिग्री बना रहा है, तो उस केस में सभी बच्चों को पता है कि क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। अच्छा, आप सिलेंडर की जरा देखिए, सिलेंडर के साथ क्या होगा, सिलेंडर को कैसे प्योर रोलिंग कराया जाएगा। सिलेंडर को आपने स्टार्टिंग में वेलोसिटी v0 दे दी है, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा Fk का इस तरफ। ये जो Fk का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, रिटार्ड,
मतलब इसको एक्सेलरेशन इधर मिल रहा होगा जिससे इसका रिटार्डेशन होगा, बट टॉर्क के वजह से इसको अल्फा इधर मिलेगा, और अल्फा के वजह से इसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, अल्फा आएगा तो किसी टाइम के बाद क्या होगा, रोल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे रोलिंग कराता है, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब ये अल्फा से ये तो t इक्वल टू 0 है, किसी t इक्वल टू टी टाइम में जब रोलिंग शुरू हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, और इसको ये ओमेगा मिल चुका होगा अल्फा के वजह से। अल्फा कौन दे रहा होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क। तो अब आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि यहां पर जब v इक्वल टू क्या हो जाए, r ओमेगा, ये r ओमेगा और इधर v, तो जब v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा तो प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन हमें a निकालना है, तो a का ही तो रोल आ रहा है। देखो a ने इसको v0 से v किया, a ने इसको v0 से क्या किया, v किया, तो हमें प्योर रोलिंग मिला। अब इस a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहां से tan थीटा से। अब ये प्लैंक पे, इस पे फोर्स ऐसा लगेगा तो प्लैंक पे फोर्स कैसा लगेगा, सबको क्लियर है, प्लैंक पे फोर्स ऐसा लगेगा, और जब ऐसा लगेगा तो ये कॉलम मैंने थोड़ा गलत बनाया है, इसका इंक्लाइनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इधर एक्सेलरेट करेगा तो इसका इंक्लाइनेशन बच्चों कुछ ऐसा होगा ना, ये होगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये A है, ये भी A से मूव कर रहा होगा, तो tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू A बाई जी। तो यहाँ से हमें A मिला √3g, A मिला हमारे पास √3g, सॉरी g बाई √3, g बाई √3, तो A मिल गया g बाई √3। ये सभी को क्लियर हो गया। अब जब हमें A मिल गया g बाई √3, और ये सिलेंडर जो है सिलेंडर को हमने v वेलोसिटी दी थी, ठीक है, एंड गिवन ए वेलोसिटी v, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड प्लैंक इफ लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल 30 विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो इसको हमने अगर v दिया है तो इसको v रखते हैं, इसको v दिया है तो v रखते हैं, और मान लीजिए ये v1 है, ये ओमेगा 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो v1 r ओमेगा 1 के बराबर हो गया। तो अब यहां से यहां आने में, v से इसको v1 लाने में किसका योगदान है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन का। तो आप एक इक्वेशन काइनेमेटिक्स का भी लिख सकते हो क्या, कि v1 इज इक्वल टू v माइनस a, हालांकि फिर वो टाइम निकालना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, तो बेटर है कि कुछ और सोचिए, एफ से सोचिए, एफ के हमें म्यू निकालना है ना, तो एफ के की वैल्यू वो है अपने पास म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी होगा। अब हमें एफ के मिल जाए तो हम यहाँ से म्यू निकाल लेंगे। एफ के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेंडर का फोर्स देख लीजिए, सिलेंडर पे जो भी फोर्स लग रहा है, सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, हाँ सिलेंडर का मास एम ही है तो म्यू इंटू एम जी करेंगे। एफ के लिए एफ के बताओ फिर कैसे निकलेगा। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग ये सिचुएशन हुई होगी तो उसका एक्सेलरेशन g बाई √3 हुआ होगा, g बाई √3 हुआ होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपना g बाई √3 हुआ होगा। अब हमें इसको रिलेट कर लेना है एफ के निकालने के लिए। एक्सेलरेशन हमें पता है, सिलेंडर का एक्सेलरेशन हमें पता है, और सिलेंडर पे लगने वाला फोर्स भी तो कांस्टेंट ही है, तो यार एफ के को एम ए के बराबर भी तो कर सकते हैं।
तो आसानी है, एफ के को हम सिलेंडर को केवल देखो तो उस पर एम ए फोर्स लगेगा और इसको म्यू एम जी कर सकते हैं। तो एम कैंसिल हो गया, ए जो होगा वो म्यू जी के बराबर होगा और म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए बाई जी, मतलब म्यू इक्वल टू ए की वैल्यू है जी बाई रूट थ्री इंटू 1 बाई जी, तो म्यू अपने पास आएगा 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री, तो म्यू अपने पास आ जाएगा 1 बाई रूट थ्री। अच्छा आप ये बताइए कि म्यू मिनिमम क्यों बोला गया है? बच्चों म्यू मिनिमम बोलने का ये मतलब है कि ऐसा भी हो सकता था कि म्यू की हमें कंडीशन मिले जो पहले ही रोलिंग शुरू हो जाए, तो जब ये सिचुएशन कंटेनर के में रखे वाटर की जब ये सिचुएशन हो रहा है तब वो प्योर रोलिंग कर रहा है, उस कंडीशन का हमें वो म्यू निकालना है, इसलिए मिनिमम बोला गया है। ठीक है, तो इतना तो होना ही चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 30 डिग्री से पहले भी रोलिंग हो सकती है, तो दैट इज द कंडीशन। इसमें हमने केवल सिलेंडर पे लगने वाला फोर्स, आप देखिए सिलेंडर एफ के और इस पे फोर्स लग रहा है ए, तो बस न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया एम ए, जो म्यू एम जी के बराबर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है, कुछ बोलना चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शो ए कंटेनर हैविंग लिक्विड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी। कोई कंटेनर है उसमें वेरिएबल डेंसिटी की लिक्विड है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेरी एज, और वो लिक्विड कैसे वेरी कर रहा है, उसके अंदर जो डेंसिटी है वो वेरी कैसे कर रहा है वो देख लीजिए। रो नॉट 4 माइनस 3h बाई एच नॉट, जिसमें एच नॉट रो नॉट कॉन्स्टेंट है और एच इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि जो फंक्शन दिया है उसमें एच जो है वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, एच हमारा बॉटम से है, दिस इज एच। ठीक है, तो एच हमारा यहाँ पे फंक्शन है, मतलब डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ एच, और एच हम कहाँ से ले रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते वक्त, बाकी सब कांस्टेंट है। measured from the bottom, a solid block of small dimension whose density is 5/2 rho naught। मतलब आप इसमें अब आपने क्या कर रखा है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक की डेंसिटी, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की डेंसिटी दे रखी है 5/2 रो नॉट। अब आप देखिए कि जो ब्लॉक की डेंसिटी है, रो ब्लॉक, वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी फ्लोट करने की होगी, ये बात देख रहे हैं। लिक्विड की डेंसिटी से ब्लॉक की डेंसिटी 5/2 रो नॉट है, 5/2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? जब आप बॉटम से छोड़ोगे तो एच को ज़ीरो करो, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, है ना। तो डेंसिटी एट द बॉटम, तो बॉटम पे डेंसिटी क्या होगी आप देखिए, एच को ज़ीरो करो, एच को ज़ीरो करना पड़ेगा। एच को जब आप ज़ीरो करेंगे तो डेंसिटी ऑफ बॉटम मिलेगा ना भाई, कितना मिलेगा, 4 रो नॉट। और ब्लॉक की डेंसिटी है, ब्लॉक की डेंसिटी है 5/2 रो नॉट, देखिएगा 5/2 रो नॉट, तो ये कम है ना। तो रो ब्लॉक इज लेस देन 4 रो नॉट, तो अभी फिलहाल इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, फ्लोट करने की होगी, नहीं तो वो सिंक करके बैठा ही रहता। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जो बना है बहुत फंक्शन बनाया है मैंने, वो दिमाग लगाया है कि यहाँ पे रो ब्लॉक जो है 4 रो नॉट से ज़्यादा है, तो अभी ये ऊपर उठेगा, ये समझ रहे हैं, अब ये ऊपर उठेगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या है। प्रूव दैट द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल फ्लूइड में क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के आप लोगों ने खूब किए होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है, इसमें रो ऑफ ब्लॉक को लेस देन 4 रो नॉट है, तो अभी ये ऊपर जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी, एसएचएम में पहले मीन पोजीशन ढूंढना जरूरी है। क्या आप इसको मीन पोजीशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि यहाँ mg लग रहा होगा और बॉयंसी ऊपर लग रही होगी, बॉयंसी ज़्यादा है, क्योंकि बॉयंसी जो लगेगी इस पे आप अगर बॉटम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा आप खुद देखो, 5/2 रो नॉट जी, ये mg है, और बॉयंसी जो लगेगी वो लगेगी 4 रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्लॉक का मान लो v ले लिए जी। तो आप यहीं से देख रहे हो कि बॉयंसी जो है ज़्यादा है, इससे ये ऊपर जाएगा, है ना। और ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक दोनों बराबर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे h बढ़ेगा, आप इधर आइए, जैसे जैसे h बढ़ेगा ये चीज़ कम होती जाएगी, ठीक है, बट mg तो कांस्टेंट रहेगा, बॉयंसी कम होती जाएगी। तो एक टाइम आएगा जब mg बॉयंसी को बैलेंस कर लेगा एंड दैट इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आइए पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढा जाए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो अपना होगा वहां पर आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी h पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है, हमें नहीं पता वो इक्विलिब्रियम किस h पे होगा, तो हमें कुछ जनरल मानना पड़ेगा, है ना, कि किसी h पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जब अगर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा जिस h पर, है ना, बाकी ये पूरी लिक्विड है, तो जब इक्विलिब्रियम हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा, लेकिन जहां भी मिलेगा ये हमें पता है ये बॉयंसी और mg बैलेंस होंगे। तो ये अपने पास होगा mg और ये होगा बॉयंसी। तो एट इक्विलिब्रियम FB इज इक्वल टू mg, यही तो होगा बच्चों। और FB की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए वॉल्यूम V है और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी h हाइट मान लिया हमने, h हाइट पे ये फंक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है, रो नॉट 4 माइनस 3h अपॉन रो नॉट। यही है ना, रो नॉट 4 माइनस 3h अपॉन h नॉट, 3h अपॉन h नॉट, h नॉट टोटल हाइट है, ठीक है। v रो g दिस इज इक्वल टू mg, mg को लिखेंगे v इंटू इसकी डेंसिटी कितनी है 5/2 रो नॉट, है ना, 5/2 रो नॉट, तो ये हो जाएगा 5/2 रो नॉट g। जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कर लीजिए h आपको मिल जाएगा यहाँ 4v रो नॉट g, ठीक है, और माइनस 5/2 v रो नॉट g इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो v रो नॉट g अपॉन h नॉट इंटू 3h। तो यहां से करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 5, 3/2 v रो नॉट g इज इक्वल टू v रो नॉट g h नॉट 3h। आप देख रहे हैं कि ये सब कटता हुआ दिख रहा है, 3v रो नॉट g h नॉट, 3v रो नॉट g, ये कट जाएगा, h कितना आएगा h नॉट बाई 2। तो ये मीन पोजीशन मिला, मतलब टैंक के हाफ पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे h नॉट इज द टोटल लिक्विड जो भी आपने भरा था, देख लीजिए h नॉट के बारे में, ये h नॉट है, देखिए फिगर में दिया हुआ है, टोटल जो लिक्विड भरा हुआ है वो h नॉट है। तो h जो अपने पास आ रहा है h नॉट बाई 2 इज आवर मीन पोजीशन, ध्यान दीजिएगा h नॉट बाई 2 हमें मिला मीन पोजीशन, तो ये आ गया मीन पोजीशन। अब सबको पता है कि इस मीन पोजीशन से क्या करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करके रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढते हैं, ये मीन पोजीशन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है,
ये करना आसान नहीं है, आपको पहले इस चीज़ को चमकना चाहिए और वो चमक जाएगा आप डेंसिटी के फंक्शन से कि ये जो है मीन पोजीशन आपका कहीं और होगा, वो रिलोकेट करना होगा, आपने लोकेट कर लिया। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब आप थोड़ा सा अब इसमें क्या करने वाले हैं, एसएचएम का फंडा लगाएंगे, आप रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढने के लिए आप क्या बोलेंगे कि हल्का सा ये, और आप बोलेंगे कि ये वाई डिस्प्लेस हो गया है ना, एच नॉट से थोड़ा और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया वाई, मान लीजिए ये वाई डिस्प्लेस हो गया। और जब ये वाई डिस्प्लेस हो गया, यहां पर आ गया, तो सभी को पता है क्या होगा, नई बॉयंसी आएगी। ये तो सबको क्लियर है कि अब y से थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओगे तो mg तो कांस्टेंट रहेगा और fb जो है और कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, mg जो है, mg अपना वही रहेगा, और जब आप और ऊपर ले जाओगे मीन पोजीशन से तो h बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब जब h बढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि बॉयंसी बढ़ रही है। बॉयंसी के बढ़ने से, है ना, बॉयंसी के बढ़ने से क्या होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स mg ग्रेटर हो जाएगा। बॉयंसी सॉरी बढ़ नहीं रही है, घट रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे आ जाएगा, mg माइनस fb डैश। तो अब नया जो बॉयंसी होगा y पे आने पे, आइए लिखते हैं, तो f रीस्टोरिंग क्या होगा, वो होगा माइनस mg माइनस fb डैश, यही होगा बच्चों। तो f रीस्टोरिंग जो लिखेंगे वो होगा माइनस mg, वो हो जाएगा v5/2 रो नॉट g, ठीक है, मास इंटू डेंसिटी लिख दिया, माइनस एफ बी डैश। देखिए क्या होगा, ये पूरा हो चुका होगा h0/2 प्लस वाई, h0/2 प्लस वाई, और ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसमें होगा v, डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट 4 माइनस ये होगा 3 h0/2 प्लस वाई। ये टोटल हाइट जो होगी, ये टोटल हाइट अब जो h होगा वो होगा h0/2 प्लस वाई। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, अपॉन में h0, ये दिख गया सभी को, इंटू जी। तो ये बच्चों आएगी आपकी बॉयंसी। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको चालाकी से देखिए तो ये वैल्यू इसके बराबर है, इक्विलिब्रियम वाला यूज करिए, तो आप इसमें से 4 माइनस 3h अपॉन मीन पोजीशन पे कितना है ये वैल्यू h0/2 था, तो हमने यहां पे h0/2 पुट कर दिया, ठीक है। h की वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग ढूंढ रहे थे ना, तो इक्विलिब्रियम पे कितना आ रहा था, h हमारा था h0/2, ओके, तो उसकी वैल्यू ही हमने यहाँ पुट करी है। मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम में ये कटेंगे, कौन कौन सा कटेगा वो देख लो, कौन कौन सा कटेगा। कौन कौन सी चीजें कट जाएगी वो देख लो, कौन कौन सी चीजें कट जाएगी वो देख लीजिए। और जो बाकी बचेगा वो प्रोपोर्शनल टू वाई आ चुका होगा, हाँ वाई वाला टर्म बचेगा बिल्कुल। तो वाई वाले टर्म में भी आपको इसको ओपन करना होगा ना पहले, तो अगर आप ओपन करेंगे 5/2 रो नॉट जी माइनस, इसको ओपन करिए, तो v रो नॉट जी 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3, h0 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस 3/2, ठीक है, और फिर माइनस
वी रो नॉट जी वाई और 3H0 3/H0, तो ये हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे आप तो वी रो नॉट 3H0 जी वाई ये आएगा। ये वाला अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका ये जो दो टर्म है ये इक्विलिब्रियम वाला ही टर्म है बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर H को H0/2 पुट कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। आप देखिए ना, H को यहाँ पर H0/2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है ना, तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैंने माइनस लिख दिया है, ये माइनस लिखना नहीं था, ये अपने आप साइन के साथ आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है फंक्शन अपने आप साइन देगा आपको, ठीक है। तो माइनस आप मत लिखिए। जब हमें पता होता है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो हम यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा तो हम माइनस लिख के चलते हैं। यहाँ पर y को हमने बढ़ा दिया और हमने लिखा mg माइनस FB डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमको वो अपने आप देखिए ये साइन मिल रहा है, तो रीस्टोरिंग जो आएगा वो आएगा -3/H0 V3G/H0 और V रो नॉट y। अब इसका एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो V रो नॉट इसके मास से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मास क्या होगा ब्लॉक का 5/2 रो नॉट V, तो इसको आप क्या लिखेंगे -3G/H0 इंटू V रो नॉट। इसको डिवाइड कर रहे हैं 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और इधर रो नॉट V इंटू वाई, तो रो नॉट V कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा अपने पास कितना 6/5 6/6G/5H0 y। तो यहाँ से अब आप ओमेगा कंपेयर करके निकाल लेंगे। एक बार देखिए, कंफर्म करिए जरा कैलकुलेशन बच्चों, कैलकुलेशन कंफर्म करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, G को 10 लिख लो तो वहाँ से भी कर सकते हो, मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पे A इक्वल टू -ω²y, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा √6G/5H0। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड भी बता सकते हैं 2π√5H0/6G, ये टाइम पीरियड होगा भाई, इतना कुछ करना होगा आपको इसके लिए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पूछा है कि टाइम पीरियड, इसको पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2π√6G/5H0। एक बार बस मुझे कैलकुलेशन कंफर्म करके बता दीजिए कि मेरा ओमेगा सही आया है कि नहीं, आप लोगों के ओमेगा से मैच कर रहा है कि नहीं, मैच्ड है। क्योंकि एक बच्चा चंदन भाई लिख रहा है 3, उनका अलग आ रहा है। चंदन भाई देखिए जरा, आपका अलग आ रहा है। तो 1/2π√6G/5H0, ये क्लियर है शायद, जल्दी बता दीजिए। कैलकुलेशन मैच्ड है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोग मीन पोजीशन ढूंढेंगे, फिर y डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा, बाकी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है। आइए एक क्वेश्चन विस्कोसिटी का मारते हैं। A solid cylinder of mass m and radius r is kept inside a fixed hollow cylinder of same inner radius but having length h more than the length of solid cylinder। यहाँ दो सिलेंडर दिख रहे हैं, पूरी तरीके से बना नहीं है, ठीक है, और ये सिलेंडर भी थोड़ा गलत बना है।
दोनों सेम है, ये हाइट मतलब ये गैप निग्लिजिबल है। मैं अलग से बना देता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझिए। एक बड़ा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, उसमें आपने एक सॉलिड सिलेंडर लाके डाल दिया है, और सॉलिड सिलेंडर और जो बड़ा सिलेंडर है उन दोनों के मतलब बीच में जो गैप है वो बहुत निग्लिजिबल है ना, मतलब दोनों का रेडियस नियर अबाउट सेम है, बस इतना ही गैप है जिससे कि वो रोटेट कर पाए। बड़े सिलेंडर में सॉलिड सिलेंडर रोटेट कर पाए उतना ही गैप छोड़ा गया है, ठीक है। द एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड, और यहां पर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें आपने लिक्विड भर दिया जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है। एंड ओपन एंड इज क्लोज विथ कैप, ओपन एंड को क्लोज कर दिया है। नाउ द सॉलिड सिलेंडर इज गिवन एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट जेड एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपने सॉलिड सिलेंडर को घुमा दिया, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द वॉल्स ऑफ बोथ द सिलेंडर, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करूं, देखिए ये कोई बड़ा सिलेंडर था, इस बड़े सिलेंडर में आपने क्या किया है, एक छोटा सिलेंडर डाल रखा है, और वो जो छोटा सिलेंडर आपने डाला है वो एग्जैक्ट सेम, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है, दोनों लगभग सेम रेडियस के हैं, ऐसे डाल रखा है। ऐसे, ठीक है। तो बस यही है कि ये इसके अबाउट घूम सकता है, इतना ही आपने गैप छोड़ा है। अब हो क्या रहा है कि जो आपने ये छोड़ा गैप, इसमें आपने पानी भर दिया है, इसमें कोई लिक्विड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन दोनों के बीच में गैप है और वो गैप की हाइट भी दे रखी हुई थी h, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो उसकी हाइट दे रखी है h। अब आपने इस सॉलिड सिलेंडर को, ये जो आपका सॉलिड सिलेंडर है पूरा सॉलिड है, इस सॉलिड सिलेंडर को घुमा दिया है ना, t इक्वल टू 0 पे ओमेगा से। अब ये ओमेगा से ओमेगा बाई 2 जब हो जाता है तो वो समय बताना है कि किस टाइम पे ऐसा होगा। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये ओमेगा से ओमेगा बाई 2 क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे कहानी है बच्चों, विस्कोसिटी लगनी शुरू होगी, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये भी रोटेट करेगा और इसके साथ ये कांटेक्ट में है। बट यहाँ पे विस्कस फोर्स लिखना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि सभी को पता है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है, यहां जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा ये सबको पता है कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये तो पढ़ा होगा सबने, वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, धीरे धीरे ऊपर से जब आप इधर आएंगे तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। ये तो समझ रहे हैं। अब ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है तो ये तो सबको पता है कि जो विस्कस फोर्स है एफ विस्कस, उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस ईटा ए dv बाई dy, याद आ रहा होगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। और सिमिलर ट्रायंगल बनता है, dv बाई dy को हम v बाई y लिख देते हैं। ये सबको क्लियर हो रहा है। dv बाई, ये जैसे यहाँ ये प्रोफाइल बना हुआ है तो इस समय पे ये मान लीजिए y है और उस समय पे ये वेलोसिटी v है। तो फर्दर हम y से, ये तो याद होगा सबको, dy जाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल ये मिलेगा, ये dv होगा। भाई ये तो सबको क्लियर होगा। मतलब हम यहां पर गए, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये v था, ये y था,
फर्दर हम थोड़ा dy मूव किए तो ये dv हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम ऐसा लिखते थे, याद है सभी को ये चीज़? ये तो सबको याद होगा कि dv बाई dy को हम v बाई y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब आपको करना क्या है, जब ये रोटेट हो रहा होगा तो इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो चैलेंजिंग ये है कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपका बदल रहा होगा। जो सॉलिड सिलेंडर के ऊपर सरफेस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो सर्कुलर लग रहा होगा यहां पर। ये बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि यहां पर जब आप किसी एक्स पे जाओगे और कोई dx की रिंग कट करोगे तो आपको एग्जैक्ट चीजें दिखनी शुरू होंगी। यहां पे आप किसी r डिस्टेंस पे जाएंगे और अगर आप बोल रहे हैं कि ये वेलोसिटी इसकी ऐसी होगी, तो विस्कस फोर्स जो लगेगा वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। बताइए भाई, एफ विस्कस ऐसा लगेगा, एफ विस्कस जो होगा वो ऐसा लगेगा। और जैसे जैसे आपका एरिया बड़ा होता जाएगा, विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है, एरिया आपका रेडियल है ना, तो एरिया चेंज होता जा रहा है, तो विस्कस फोर्स भी एरिया के चेंज होने की वजह से ये चेंज होगा। बाकी आप इसको यहां पर तो ये लिख ही सकते हो, इसको लिख सकते हो। अगर आर पे अगर आप हैं तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर। आर पे आपने डी आर थिकनेस लिया है, ठीक है। आर पे जाके आपने डी आर थिकनेस का एक रिंग लिया है, ऐसे ऐसे सोचिए। आर पे आपने डी आर थिकनेस का एक रिंग लिया है और सारा फोर्स आप इस डी आर पे दिखा रहे हो, तो 2 पाई आर डी आर। और ये जो dv बाई dy है, इसको यहां क्या लिखोगे? ये h है, तो h डिस्टेंस पे h वाले के लिए आप यहां पे जो वेलोसिटी होगी v अपॉन में y तो फिक्स है, वो h होगा। बट v के साथ भी प्रॉब्लम है, v भी चेंज होगा। ये जो v लिखा जाएगा वो रेडियल, ये जो v है ठीक है, तो इस v को आप क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा, ओमेगा का फंक्शन होगा, तो इस v को आप r ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहां पे विस्कस फोर्स जो आएगा वो लिखा जाएगा माइनस ईटा 2 पाई आर डी आर इंटू बाई में r ओमेगा अपॉन में h। तो ये तो बच्चों अभी आपने एफ विस्कस लिखा, ये एफ विस्कस लग रहा होगा डी आर थिकनेस पे। ये एफ विस्कस कायदे से इसको डीवी बोलना चाहिए, है ना। यहां पे ये एफ है, मैं यहां पे डीवी लिख रहा हूं क्योंकि ये हम डी आर थिकनेस पे लिख रहे हैं। तो इस डीवी विस्कस फोर्स के वजह से टॉर्क आएगा डी टाउ का, डी टाउ विस्कस वो कितना होगा? वो होगा डीवी विस्कस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो फिर आर होगा। तो जब आप इसको पुट करेंगे और ध्यान से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ईटा 2 पाई ओमेगा, क्योंकि हमें इन्होंने क्या बताया है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। तो जब ओमेगा बाई 2 हो जाता है तो आपको टाइम निकालना है। तो अगर हम टॉर्क निकाल लेंगे तो हम अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो एक तरफ ओमेगा की लिमिट होगी, एक तरफ डी टी की, लेकिन आर का क्या करें? फंक्शन हमारे पास यहां पर आर का बन रहा है। इसका ये मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा चेंज होगा तो ये चीजें विस्कस आपके पास चेंज होगा, वो ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे कुछ पूरे सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर पे विस्कस फोर्स तो लग रहा होगा।
तो जिस पर्टिकुलर ओमेगा को हमने माना है उस समय उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, और पहले टोटल हम ओमेगा निकालेंगे, सॉरी टोटल हम उस पर्टिकुलर ओमेगा का टॉर्क निकालेंगे और फिर वहां से कहानी करेंगे। देखिए 2 पाई ओमेगा, अभी इस समय ये ओमेगा हम क्या मान रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ओमेगा पे कितना जो है विस्कस फोर्स लग रहा होगा, शायद क्लियर होगा सभी को। ईटा 2 पाई ओमेगा अपॉन में एच, और देखो इधर ये आर है और ये आर है, तो आर स्क्वायर डी आर, वी को हमने आर ओमेगा लिखा था और ये इसके डी एरिया को लिखा 2 पाई आर डी आर, और एक आर और होगा तो यहां आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब डी आर, ये आर स्क्वायर इसके साथ आर क्यूब। अब हम पहले क्या करेंगे, टॉर्क, विस्कस टॉर्क निकालेंगे किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे। ये 0 से टाउ विस्कस होगा, ये 0 से कुछ आर होगा, या आप टोटल भी ले सकते हैं, टोटल हम आर, कैपिटल आर। तो यहां से टाउ विस्कस जो आएगा उस पर्टिकुलर ओमेगा पे वो 2 पाई ईटा आर क्यूब बाई एच इंटू ओमेगा आएगा, और इस टाउ विस्कस को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर है, इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये माइनस हमने क्यों लिखा है, एक मिनट, ये विस्कस फोर्स था माइनस में, ये इस फॉर्मूले का माइनस है ना, यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नहीं तो फिर लिमिट 0 से आ रही है, ये इंक्रीजिंग ही है, यहाँ पे हम लिमिट मॉड dv लिख रहे हैं क्योंकि जिधर हमारे पास विस्कस फोर्स होगा, ये देखिए अपोजिट है ना, तो v जिधर होगा अल्फा, या तो आप ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये रिटार्डेशन मिल रहा है, ये आपको अल्फा ये बताएगा कि रिटार्डेशन है बस, तो माइनस 2 पाई ईटा आर क्यूब अपॉन में एच ओमेगा। तो आप देखिए आपको अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ये 4 पाई ईटा आर स्क्वायर अपॉन में एम एच ओमेगा। तो नाउ अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा आ गया, अल्फा, ठीक है, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, तो इधर ओमेगा लाइए और माइनस 4 पाई ईटा आर स्क्वायर अपॉन में एम एच, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना भाई ये, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे ओमेगा था, t इक्वल टू टी पे ओमेगा बाई 2 था, ठीक है, तो यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, ये सभी बच्चों को क्लियर है, तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, कमेंट करिएगा, क्लियर है बच्चों, सही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन ले लेंगे और कुछ वेव के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो अपना ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, तैयारी अपनी जारी रखिए और सुनिए, अब ज़्यादा जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है बहुत ज़्यादा टेस्ट मत दीजिए, एक टेस्ट दीजिए वीकली, और अपने जो टॉपिक्स हैं बहुत क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए, जो आपने पढ़ रखे हैं उसी को रिवाइज करिए, जो आपने थ्योरी या कंटेंट जो आपने बनाए हैं अभी तक उस कंटेंट पे अब वर्क करिए, PYQs अभी करते रहिए, ठीक है, और PYQs भी अब एक हफ्ते के बाद जो है बंद कर दीजिए, एक हफ्ते के बाद बंद कर दीजिए, और केवल अपने कंटेंट को एक बार गो थ्रू हो जाइए, जितने भी अच्छे वेरिएशंस हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।